जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसी विषय को लेकर मैंने 2-3 वीडियोज आपको बना के दिए हुए हैं, सारी जानकारी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी छात्रों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है आपको समझाने की और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आपके कोई भी डाउट हैं तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो नहीं भूलें दोस्तों। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो बहाली होने वाली है। जो बहाली आने वाली है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो बहाली आने वाली है ये 12 जून को प्रभात खबर के पेपर में छपा था। साथ ही साथ दैनिक जागरण के पेपर में इसका छपा था एडवर्टीजमेंट कि कितने पदों पे बहाली होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है आवासीय विद्यालय, इसमें जो बहाली होने वाली है इसमें पूर्णकालिक पदों में बहाली होने वाली है, जिसमें रिक्तियां हैं 632 पद रिक्त हैं। कहने का मतलब है फुल टाइम जॉब के लिए जो बहाली होने वाली है उस पर 632 सीटें होती हैं। और एक बात मैं बता दूं, कस्तूरबा में 2 प्रकार की बहालियां होती है दोस्तों। एक होती है पूर्णकालिक और एक होती है अंशकालिक। दोनों ही जो है ये संविदा पे आधारित है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक परमानेंट है, तो परमानेंट नहीं है दोस्तों, ये संविदा पर ही आधारित है। याद रखिएगा, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो पूर्णकालिक पद जो होती है दोस्तों, इस पे बहाली होनी है, जिस पे 383 सीट है। और अंशकालिक जो होती है, पूर्णकालिक पद जो होती है इसमें सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती है और जो अंशकालिक होती है दोस्तों उस पर पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 383 सीटें हैं जो कि महिला के लिए है, ठीक है। उसके बाद पुरुष किस में कर सकते हैं, किन विभागों में कर सकते हैं, तो बताता हूँ। लेखपाल में पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है, जिस पे 32 सीट है। रसोइया 25 सीट है, यानी 25 सीट है। सहायक रसोइया जिसमें 88 सीट है। उसके बाद है रात्रि प्रहरी, जो रात को पहरा देता है, तो उसमें 104 सीटें हैं। तो इस पे आप लोग बहाली कर सकते हो, ठीक है। पूर्णकालिक पदों पे जो बहाली होती है दोस्तों, उसमें आपका जो वेतन होता है मैं आपको बताता हूँ, 22,000 के आसपास होगा, ठीक है। लेखपाल में यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो वेतन होगा दोस्तों करीबन 7,000 के आसपास में रहेगा, ठीक है। रसोइया के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 5,000 रुपया होगा वेतन, और सहायक रसोइया का भी 5,000 के आसपास ही होगा, ठीक है। और जो रात में पहरा देते हैं उनके लिए 5,750 रुपया ये इतना आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एडवर्टीजमेंट जितने पदे खाली है वो बता दिया, साथ ही साथ कितना वेतन है वो बता दिया। पूर्णकालिक और अंशकालिक क्या होता है वो भी बता दिया। पूर्णकालिक मतलब होता है दोस्तों फुल टाइम जॉब, यानी आपको पूरा क्लास लेना है। और अंशकालिक मतलब आपका होता है कि आपको पूरा क्लास नहीं लेना है, आपको जितना क्लास दिया जाएगा, अंशकालिक मतलब घंटी आधारित समझिए एक तरह से, और उतना आपको पढ़ाना है। आपको कुछ घंटे दिया जाएगा, आप उसमें पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका डेट आने वाला था दोस्तों 25 जून से 10 जुलाई तक इसका फॉर्म का डेट आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आप लोग इंतज़ार में हैं, मैं भी इंतज़ार में हूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द न्यूज़ दूँ, ठीक है। और आगे जो प्रश्न आपके आते हैं वो भी मैं बता दूँ। उसके बाद एक प्रश्न आता है मेरे पास हमेशा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ठीक है। तो यदि आप टीचर बनना चाहते हैं पूर्णकालिक में, अगर आप शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आपका जो योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, पिछला रिकॉर्ड के अनुसार मैं बता दूं, पिछले साल जो बहाली आया था तो उस पर बीएड प्लस जेटेड ये मांगा गया था, ठीक है। बीएड प्लस जेटेड यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होंगे तभी तो बीएड होंगे। तो बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन, और साथ ही साथ आपको टेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, जेटेड। और जेटेड मस्ट किया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि सीटेट को मान्यता दे, ये मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन टेट आपका पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो, ठीक है।
उसके बाद आती है कि इसमें भी बहुत सारे सीट होते हैं खाली के, जैसे कि कोई शारीरिक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आपका बीपीएड होना चाहिए। लेकिन अभी तो यहाँ पर वो शो नहीं किया है, जैसे कि पेपर में वैसा नोटिस नहीं दिया था कि किस चीज़ के लिए बहाली होनी है। पूर्णकालिक में सिर्फ दे दिया है कि पूर्णकालिक में बहाली होनी है, लेकिन कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए बहाली होनी है यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन आपका बीएड होना ज़रूरी है, साथ ही साथ टेट क्वालिफाई। मान लीजिए आपका विज्ञान सब्जेक्ट में आपको बहाली हो रहा है तो आपका विज्ञान में आपका बीएड हो जाना चाहिए और बीएड होना चाहिए सिंपल सा, और उसके साथ टेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसी प्रकार आपका जो भी है, और उसका आपका एज जो होना चाहिए दोस्तों, एज भी इसमें है कि 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे आता है रात्रि प्रहरी के लिए या रसोइया बनना चाहते हैं, यदि आप खाना पकाना जानते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप 8 क्लास पास हैं तो आप इस सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न मेरे पास आता है हमेशा कि सर हमने डीएलएड किया हुआ है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहन बंधु आपको बता दूं, ये जो कस्तूरबा में जो पढ़ाई होती है 6 to 8 और 9 to 12 होती है, तो इस पर डीएलएड वालों को मौका नहीं मिलता है। आप ग्रेजुएट होंगे तो ही आपको मौका मिल सकता है, और अगर सर चाहेगी तो ये हमेशा रूल चेंज होते रहती है। हो सकता है कि ऐसा कह दे कि आप अगर ग्रेजुएट हैं और डीएलएड किए हैं तो 6 to 8 में पढ़ा सकते हैं, ये अलग सी बात है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड के अनुसार मैं बता रहा हूँ तो इसमें बीएड वालों को ही अप्लाई करने मिलता है। यानी आप कुछ भी किए हो, एमसीए बीटेक या कुछ भी कर लिए हो, वो कोई देखने नहीं जाएगा। बीएड इज मस्ट फॉर अप्लाइंग दिस वैकेंसी, ओके। मतलब कि यदि आपको अप्लाई करना है तो आपका बीएड बहुत ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, साथ में टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे कि आप कुछ भी कोर्स किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप बीएड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बीएड नहीं किए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। और एक प्रॉब्लम, बहुत सारे दूसरे राज्य वाले कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से, मैं उड़ीसा से हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कुछ भी। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिहार से हों या मध्य प्रदेश से, भूटान से या कुछ ही दूसरे राज्य से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बहाली है दोस्तों आपका ज़िला लेवल पे हो रही है और इस पर स्थानीयता मतलब स्थानीय प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये तो सारा प्रश्न आप लोगों का मैंने सारा सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन मैंने दे दिए। आप जो जो पूछते हैं सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, एक भी प्रश्न है। तो फॉर्म आपका जो ऑफिशियल साइट है आपका डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मान लीजिए आप रांची ज़िला के हैं तो ranchi.nic.in पे मिल जाएगा आपको ये ऑफिशियल विज्ञापन, जब आएगा मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक आया नहीं है और आ जाएगा तो मैं इन्फॉर्म कर ही दूँगा। आप उसी प्रकार जो भी ज़िले से हैं आप अपना वेबसाइट खोलिए, उसके नीचे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको JEPC, ठीक है, झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल यानी झारखंड शिक्षा परियोजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये मिल सकता है। आप समझ गए होंगे सारे बातें। और मैं जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें जो भी हैं। और एक बात मैं बता दूं, और एक बहाली होने वाली है दोस्तों, इस पे शिक्षा परियोजना में बहाली होने वाली है जिस पे 458 पद है, ठीक है। इस पे जो है जिला लेवल पे भी होगी और प्रखंड लेवल पे भी बहाली होगी, जिस पे 458 पद है। तो इसके लिए अभी कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है कि इसके लिए कितना क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो ये शिक्षा विभाग में है तो इसी प्रकार से क्वालिफ़िकेशन होगा, तो वो जानकारी मेरे पास जैसे ही आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपके मन में और भी सारे कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन जो बेसिक कन्फ्यूजन है वो मैंने आपका दूर कर दिया। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जो कि आज मैं कहना चाहता था। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसका मतलब होता है कि हम लोग
सिर्फ दुख में ईश्वर को याद करते हैं और जब हमारे पास सुख रहता है तो हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि हम लोग सुख में भी ईश्वर को याद करें तो हमारे पास दुख होगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।